हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन से रिलेटेड है। कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि भाई हमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा बताया जाए, तो उसी के लिए मैंने जो है ऑन डिमांड ये वीडियो बनाया है। तो हम जो बात करेंगे आज पाचन तंत्र की बात करेंगे। पाचन तंत्र का जो महत्वपूर्ण अंग है या ऑर्गन सिस्टम है वो है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है आहार नाल का। देखिए यहाँ पर जो है ये बकल कैविटी है। ये जो हिस्सा है ये वाला जो दिख रहा है ये कहलाती है बकल कैविटी। यानी कि मुख गुहा। ये जो हिस्सा है ये कहलाता है फेरिंग्स। और ये जो आगे की नली है यहाँ से और यहाँ तक ये कहलाती है ईसोफेगस। ईसोफेगस के जो बाद है वो है स्टोमक। स्टोमक जो है आगे इंटेस्टाइन में खुलता है। इंटेस्टाइन भी दो तरह की होती है, यहाँ से इस मोड़ से और इस गोले तक। ये दो गोले बना रखे हैं मैंने। ये एक्चुअली स्फिंक्टर्स है। हर एक के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जो पूरा टॉपिक है वो तीन हम हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला जो है इसकी संरचना, आहार नाल की संरचना, और दूसरा जो है आपका ग्लैंड्स, इससे रिलेटेड जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो, और तीसरा है इसकी पाचन की क्रिया या जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है। तो पहली जो है हम स्ट्रक्चर के बारे में मैं एक बार मोटा मोटा यहाँ से आइडिया देता हूँ, फिर उसके बाद डीप चलेंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक ये कहलाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद जो ये मोटी जो दिख रही है यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा एनस तक, ये कहलाती है लार्ज इंटेस्टाइन। अब सबसे पहले यहाँ बात करते हैं मुख गुहा की, यानी कि बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर जो है हमारे टीथ पाए जाते हैं, टंग पाई जाती है, ऊपर की तरफ तालू होता है। तो ऊपर का जो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो तालू, ये कहलाता है पैलेट। मैं इनको हटा देता हूँ, फिर नए वो लिखता हूँ। तो बकल कैविटी के अंदर क्या होगा, एक तो होगा यहाँ पर हार्ड पैलेट और पीछे वाला होगा सॉफ्ट पैलेट। तो ये पैलेट होता है, तालू। तालू के अंदर यदि हम इसको देखें, तालू को यदि देखते हैं, अपन खुद भी महसूस करते हैं, तो इसमें जो है सल पड़ी हुई होती है, यानी कि लहरदार होता है। ऊपर का जो हार्ड पैलेट होता है वो थोड़ा लहरदार होता है। वो लहरदार होने का कारण ये है कि हम जब कोई भोजन ले रहे होते हैं तो वो वापस बाहर नहीं निकले, इस वजह से वो ग्रिप बना के रखता है। तो वो जो पैलेट है, वो जो लहरदार संरचनाएं हैं, उसको बोलते हैं पैलेटाइन रगी। पैलेटाइन रगी। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इस जगह, ये देखो, ये मान लेते हैं ये यहाँ पर नासा छिद्र है और ये नेजल कैविटी है। ये जो नेजल कैविटी है ये यहाँ खुल रही है। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ फेरिंग्स में खुल रही है। पीछे की तरफ मैंने एक ऐसा लटकी हुई संरचना बनाई हुई है। ये जो कहलाती है, ये कहलाती है, इसको मैं यहाँ से ले रहा हूँ, इसका नाम होता है UVULA, उवेला। इसको ये क्या करती है, पीछे की तरफ यदि हम कभी हम डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर कहता है जोर से करो, आ करते हैं, तो पीछे की तरफ एक संरचना जो है लटकी हुई नजर आती है। ठीक है। जिसको कई बार कौवा वगैरह या कुछ और भी चीज़ कहते हैं। तो वो जो है संरचना वो कह रहा था उवेला, UVULA, उवेला। ये क्या करता है कि जब भोजन खा रहे होते हैं तो
ये हमारी जो नासा जो पीछे वाले जो नासा छिद्र हैं, यहाँ बाहर वाले होंगे, ये कहीं अंदर खुलेंगे। जो पीछे वाले जो नासा छिद्र हैं उसके अंदर भोजन न जाए, इस वजह से वो उसको ढक देता है ऊपर की तरफ ऐसे। ठीक है। अब नीचे की तरफ होती है टंग। टंग जो है, टंग की यदि बात करते हैं तो टंग जो है, यदि उसको हम, टंग तो सिंपल है, ये जो है एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है, एक्टोडर्म की बनी होती है। और माउथ की जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो भी एक्टोडर्म की होती है। एनस की भी जो लाइनिंग होती है वो भी एक्टोडर्मल होती है, ध्यान रखने की बात है। बाकी का सारा जो है एलिमेंट्री कैनाल, फेरिंक्स से लेकर और लार्ज इंटेस्टाइन तक, ये सारे के सारे, रेक्टम तक इवन, वो भी जो है एंडोडर्मल लाइनिंग से होता है। लेकिन ये दो, माउथ और एनस, ये दो जो है जगह हैं जहाँ की एक्टोडर्मल लाइनिंग होती है। तो टंग जो है एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। टंग को यदि ऊपर की तरफ ऐसे करते हैं तो नीचे की तरफ एक जो है लिगामेंट जैसी संरचना दिखती है, यदि कभी हम देख भी सकते हैं, नीचे की तरफ एक लिगामेंट पाया जाता है। ये जो लिगामेंट है जो कि इसको नीचे की तरफ, टंग को नीचे की तरफ ये जोड़ के रखता है, तो इसको बोलते हैं फ्रेनुलम। इसको बोलेंगे फ्रेनुलम। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पैलेटाइन रागी जो कि ऊपर की तरफ पाई जाएगी पैलेट पर, हार्ड पैलेट पर। उवेला, उवेला जो है पीछे की तरफ, जो नोजल इंटरनल नेजल ट्रैक है उसको ये ढकने का काम करता है। नेजल पोर हैं उनको जो है, इंटरनल नेजल पोर है उनको ढकने का काम करता है। फिर थोड़ा सा पीछे आते हैं, तो पीछे से पहले हम मुंह से, पहले मुंह को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो ये जो चारों चीज़ हैं, तीनों चीज़ हैं, ये मुंह के अंदर सारी जो है इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम दांतों के ऊपर, टिथ। यदि हम टिथ की बात करते हैं तो हमारे जो टिथ हो हैं वो हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट टाइप के होते हैं। हेटेरोडोंट का मतलब होता है कि बहुत तरह के होते हैं। एक तो दांत होते हैं जैसे अपने फ्रॉग के अंदर होते हैं, एक्रोडोंट टाइप के होते हैं, वो होमोडोंट होते हैं, यानी कि वो एक जैसे होते हैं, दांतेदार होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। फिशेज में भी इस तरह के मिलते हैं, एक्रोडोंट और होमोडोंट। और हेटेरोडोंट का मतलब है कि दांत यदि एक जैसे हैं तो वो होमोडोंट होंगे, और यदि वो अलग अलग तरह के हैं, कुछ ग्रुप्स में हैं कि ये इनका काम अलग है, ये अलग तरह के संरचनात्मक ये अलग हैं और दूसरे अलग हैं। तो हमारे जो दांत हैं वो चार तरह के पाए जाते हैं। एक होता है इंसिजर, दूसरे होते हैं कैनाइन, तीसरे जो होते हैं वो है प्रीमोलर, और चौथे होते हैं मोलर। इनको आई, सी, पीएम और एम से डिनोट करते हैं। इन्हीं से जो है डेंटल फार्मूला हम बनाते हैं। तो हमारे अंदर यदि ह्यूमंस की बात करते हैं तो कैसे होंगे, हेटेरोडोंट होंगे, और दूसरा होता है थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट, थीकोडोंट का मतलब होता है कि गर्त दंती, यानी कि ये हमारे जो कैविटी है, डेंटल कैविटी है, उसमें ये धसे हुए होते हैं, इसलिए इसको थीकोडोंट, हेटेरोडोंट टाइप के होते हैं। अब डेंटल फार्मूले की यदि बात करते हैं तो डेंटल फार्मूला जो एडल्ट का डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 2 1 2 3, यानी कि एक तरफ का है ये। जैसे हम इसको इस तरह से लिखते हैं 2 1 2 3, ऊपर के आधा सेट, नीचे का आधा सेट, बीच में से यदि काट दें तो हम आधा सेट नीचे का और आधा सेट ऊपर का। इट मीन्स दो दांत जो है इंसिजर हैं, एक कैनाइन है, दो प्रीमोलर हैं और 3 मोलर हैं। ये जो इंसिजर हैं, आगे के जो दांत होते हैं, ये कुतरने के काम होते हैं। जैसे कुछ जानवर हैं, जैसे गिलहरी है, चूहा है और खरगोश है, इनमें जो इंसिजर हैं जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, इसलिए इनको जो है लगातार घिसना पड़ता है।
हम सोचते हैं कि कई बार चूहे वगैरह जो है कोई प्लास्टिक की चीज़ खा गए, उनके जो काम की चीज़ नहीं होती वो भी खा जाते हैं, उनको भी कुतर देते हैं। तो वो हम सोचते हैं कि क्यों कुतरते हैं, तो उसका कुतरने का कारण ये है कि उनकी मजबूरी है, वो लगातार उनके जो दांत हैं वो बढ़ते रहते हैं, तो उनको लगातार उनको कोई ना कोई चीज़ कुतरनी होती है ताकि उनके दांत घिस जाएं। तो इसलिए उनमें जो इंसिजर दांत होते हैं वो जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। हमारे ऐसे नहीं होते, हमारे एक लंबाई तक ये बढ़ेंगे और उसके बाद ये इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरा जो कैनाइन दांत होते हैं ये पीछे वाले दांत होते हैं, ये तीखे तीखे जो कीले निकले होते हैं ना, वो तीखे तीखे कैनाइन दांत होते हैं। ये कैनाइन दांत चीरने फाड़ने के काम आते हैं। जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, जंगली जानवर जैसे कि बिल्ली, कुत्ते या क्या कहते हैं, शेर, लायन, टाइगर, ये सारे जो होते हैं, पैंथर, इनमें जो कैनाइन दांत होते हैं काफ़ी बड़े पाए जाते हैं और ये चीरने फाड़ने के काम होते हैं। प्री मोलर और मोलर ये दोनों के दोनों जो है चबाने के काम आते हैं। जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनमें ये जो कैनाइन दांत हैं उसका सेट कई बार एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, तो उनमें इस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, इस वजह से ये नहीं मिलता है कैनाइन दांत। तो हमारा जो है ये डेंटल फार्मूला ये होता है। यदि हम छोटे बच्चे 3-4 साल का जो बच्चा होता है उसमें यदि डेंटल फार्मूला देखते हैं तो उसका जो डेंटल फार्मूला होता है वो इस तरह का होता है। यानी कि उसमें कुल मिलाकर 20 दांत मिलते हैं इंटू 2, और इंटू 2 32 हो गए, 5, 10, ठीक है। तो इस तरह से उसमें जो प्रीमोलर दांत है वो बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ मोलर दांत ही उसमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ईसोफेगस और इससे जुड़े हुए संरचनाओं की। मैं इसको मिटा देता हूँ। फेरिंग्स के नीचे जब जाते हैं तब एक नली और बनती है, ये जो लाल कलर में दिखाई दे रखी है ये है ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया है ये श्वास नली कहलाती है। तो हमारे 2 नलियां हैं, एक खाने की नली अलग है और एक सांस लेने की नली अलग है, जो कि फेफड़ों में आगे जो है ये लंग्स में जा रही है, ये जो है आगे फेफड़ों में खुलती है। तो जब खाते हैं तब सांस नहीं ले पाते और जब सांस लेते हैं तब खाते नहीं हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं होता कि जब हम आधा घंटे के लिए खा रहे हैं तो इसका मतलब आधा घंटे सांस ही नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता। जब निगल रहे होते हैं, यानी कि चबाने के बाद जब निगलते हैं उस दौरान जो है यहाँ पर प्रकृति ने एक चीज़ दी हुई है, इसके ट्रैकिया के ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये जो एपिग्लोटिस है ये उस ट्रैकिया की ओपनिंग को बंद ढक देता है। जब निगल रहा होता है, हम जब निगलते हैं खाने को, जब निगलते वक्त उस दौरान क्या होता है कि ये जो एपिग्लोटिस है ये उस ट्रैकिया को ढक देता है। ढकने के कारण क्या है कि जो भोजन है वो आहार नाल में चले जाता है। लेकिन यदि ये खुला हुआ रहेगा तो उस दौरान ये आहार नाल में ट्रैकिया के अंदर भोजन जा सकता है और उस दौरान चॉकिंग हो जाती है, यानी कि जो है ट्रैकिया बंद हो जाती है और उस दौरान सांस घुट के मरने का भी खतरा रहता है। तो कई बार ऐसा होता है, हमें ये कहा जाता है कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, ये इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि जब हम बोल रहे हो, इस समय बोल रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि बोलने की जो प्रक्रिया है उसमें हमारे जो लंग्स के अंदर जो हवा भरी हुई है, वायु भरी हुई है, वो स्क्वीज़ होती है, लंग्स स्क्वीज़ होते हैं जिससे हवा बाहर निकलती है। बाहर निकल रही होती है तो हमारा जो लैरिंग्स है, ये जो है फेरिंग्स के अंदर एक संरचना पाई जाती है लैरिंग, जो कि वोकल ऑर्गन होता है, जो कि आवाज़, उसके वाइब्रेशन से आवाज़ बनती है और जीभ के हिलने से ये जो है हमारे शब्द बनते हैं। तो ये जो आवाज़ निकल रही है, जो बोल रहे हैं हम, ये पूरा जो है हमारे लंग्स से निकलने वाली हवा की वजह से होता है। आप यदि बोल रहे हो उस समय हम हाथ लगा के महसूस भी कर सकते हैं कि उस दौरान हवा निकलती है कि नहीं निकलती। तब ये हवा निकल रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि एपिग्लोटिस जो है उस समय खुला हुआ होगा, ये ट्रैकिया का जो नली है ये खुली हुई होगी। और यदि हम खाना खा रहे हैं और बोल भी रहे हैं और निगलते वक्त गलती से हम निगल भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं तो क्या होगा, उस समय ट्रैकिया खुली हुई है, हमारा भोजन
अंदर जा रहा है, जाना चाहिए उसको आहार नाल के अंदर, और वो चले गया श्वास नली में। और जब श्वास नली में चले गया तो बताओ क्या होगा, श्वास नली ब्लॉक हो जाएगी और फिर आपको बहुत तकलीफ़ होगी। तो इसलिए खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ईसोफेगस की। ईसोफेगस जो होती है एक लंबी नली होती है, और ये जो आगे जाकर स्टोमक यानी कि आमाशय में खुलती है। स्टोमक की यदि बात करें तो स्टोमक के 3 भाग होते हैं, एक ये वाला यहाँ का भाग, दूसरा जो है बीच वाला भाग, और तीसरा जो है ये वाला हिस्सा। इन तीनों को अलग अलग कहते हैं। पहला जो भाग कहलाता है वो कहलाता है कार्डियक। पहला जो भाग है वो कार्डियक कहलाता है, दूसरा जो भाग कहलाता है फंडस कहलाता है, और तीसरा जो भाग है नीचे वाला यहाँ जो कि ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं पाइलोरिक, ठीक है। ये 3 जो है भाग है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। कार्डियक जो है इसलिए कार्डियक कहलाता है क्योंकि ये हार्ट के नज़दीक होता है, इस वजह से इसको कार्डियक कहते हैं। फंडस जो होती है पूरी बॉडी होती है, बड़ा हिस्सा होता है। पाइलोरिक जो हिस्सा होता है वो ड्यूडेनम से जुड़ता हुआ होता है। इसी के साथ अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर मैंने एक गोले बनाए हुए हैं इस तरह से, यहाँ पर और यहाँ पर। ये जो गोले हैं ईसोफेगस और स्टोमक को जोड़ने वाली जगह पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है। स्फिंक्टर का मतलब है कि यहाँ पर सर्कुलर मसल्स द्वारा नियंत्रित होने वाली एक वाल जैसी संरचना है, जो कि इस तरह की ओपनिंग होगी जो सर्कुलर मसल्स से घिरी हुई होगी, और यह नियंत्रित होगी, खुल और बंद हो सकती है। यह जो संरचना है ये खुल और बंद हो सकने की क्षमता रखती है। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पर जो पाए जाने वाला जो वॉल है, स्फिंक्टर है, उसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। सारी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोई भी चीज़ फालतू की चीज़ नहीं बता रहे हम। यहाँ पर जो मिलने वाला जो स्फिंक्टर है वो कहलाता है, मैं इसको ऐसे डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पर, ये कहलाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये कार्डियक स्फिंक्टर है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं आपको। होता क्या है, कई बार कई लोगों के एसिड की प्रॉब्लम रहती है, और एसिड कब बनता है कि जलन होती है, सीने में जलन होती है काफ़ी। उसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो क्या है कि हम बार बार भोजन करते हैं, बार बार का मतलब है कि अभी खाया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर खा लिया, फिर थोड़ी देर 15 मिनट बाद फिर खा लिया। तो खाने के कारण क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो स्टोमक में जाती है। स्टोमक में जाने के बाद सबसे पहले जो है उस पर HCl डाला जाता है, ताकि जितने भी जो कोई बैक्टीरिया वगैरह है उनको मार दिया जाए। तो जब HCl डाल रहे हैं और उसके बाद उसके पाचन की क्रिया चालू हो जाती है। 5-10 मिनट पहले आपने खाना खाया है, उसमें HCl डाला, फिर थोड़ी देर बाद वापस 15 मिनट बाद खा लिया तो फिर HCl डल गया, फिर 15 मिनट बाद फिर खाया तो फिर 15 मिनट बाद फिर वापस HCl डल गया। तो वो HCl जो है स्टोमक में भर जाता है पूरी तरह से, और भरने के कारण क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो है इस वॉल से लीक करने लगता है। ज़्यादा जब HCl सिक्रेट हो जाएगा तो इस वॉल से लीक करने लगेगा, और ये ऊपर की तरफ क्या होगा, ईसोफेगस की तरफ लीक होने लगेगा। स्फिंक्टर में से ये रिसने लगता है ऊपर की तरफ। जब ये HCl ईसोफेगस में जाने लगता है रिस कर, तो चूंकि HCl का जो pH होता है वो 1 से 2 के बीच में बहुत एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और इसी वजह से जो है हमें उस दौरान सीने में जलन महसूस होता है। एक तो कारण ये होता है। दूसरा कारण क्या होता है, हम खाना खाया और उसके बाद सीधा लेट गए, खाना खाने के तुरंत बाद लेट गए। तो लेटने के कारण क्या होगा कि हमारा शरीर लेटी हुई अवस्था में है, और जब लेटी हुई अवस्था में होगा तो यहाँ से जो है ये यदि वॉल थोड़ा सा भी ढीला पड़ा तो इससे जो है एसिड निकल के ईसोफेगस में आने लगता है। तो ईसोफेगस में आने के कारण जो है हमें फिर वो एसिड या जलन महसूस होती है। तो इसलिए एक तो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, जैसे बार बार खाना नहीं खाना चाहिए, टाइम से खाना खाना चाहिए। दूसरी बात, खाना खाने के बाद सोना नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो थोड़ा घूम लेना चाहिए ताकि जो है
डाइजेशन प्रॉपर हो और फिर उसके बाद जो है ये एसिड कम हो तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। अब बात करते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद हम आते हैं यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो चालू होती है ये हिस्सा से यहाँ तक होता है, और ये स्मॉल न होके ये स्मॉल जो नाम है इसकी जो डायमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है, इसका जो घेरा है वो लार्ज की तुलना में कम होता है। इसी वजह से इसको जो है स्मॉल कहा जाता है, लेकिन ये स्मॉल होती नहीं है, लंबाई में ये लार्ज से बड़ी होती है। तो ये लगभग जो है 6 मीटर तक पाई जाती है इसमें। हमारे यदि ह्यूमंस की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो होगी, यदि यहाँ लार्ज की बात करता हूँ तो ये लगभग 1 से 1.5 मीटर के आसपास जो है लंबी होती है। तो होनी तो ये स्मॉल जो है लंबी होती है और लार्ज जो है छोटी होती है, लेकिन स्मॉल जो है सकड़ी होती है और जो लार्ज है वो चौड़ी होती है। इस वजह से उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं, एक है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम, और तीसरा है इलियम। ये जो हिस्सा मुड़ा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये जो यू शेप का जो संरचना है वो छोटी सी जो है ड्यूडेनम होती है। इसके बाद जो लंबा हिस्सा है लगभग जो है इसमें 4 मीटर तक जो है जेजुनम होता है, लगभग 1 मीटर जो है 1 से 1.5 मीटर तक इलियम होता है। तो ड्यूडेनम तो एक तरह से यहाँ एक यू शेप की संरचना होती है, बहुत छोटी संरचना होती है, ये ड्यूडेनम कहलाती है। जेजुनम जो होगा वो लंबी संरचना होगी और इलियम जो है उसके बाद का अंत का जो हिस्सा है वो होगा। जेजुनम और इलियम के अंदर क्या है, एब्जॉर्प्शन होता है। मेन जो एब्जॉर्प्शन होगा वो इलियम में होता है, और इलियम और जेजुनम में जो अंतर होगा वो पायर्स पैचेज का पाया जाता है। पायर्स पैचेज जो हैं जेजुनम में नहीं पाए जाते हैं, जबकि इलियम में पाए जाते हैं। पेयर्स पैचेज इनको बोलते हैं PEYER, पेयर्स पैचेज। पेयर्स साइंटिस्ट का नाम है। तो पेयर्स पैचेज जो होंगे वो पाए जाते हैं। ये लिम्फ नोड होती है, लिम्फ ग्लैंड पाई जाती हैं, और ये जो है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ग्लैंड्स होती हैं। ये सिर्फ इलियम में पाई जाती है, जेजुनम में नहीं पाई जाती। ठीक है, अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन भी जो है 3 भागों से बना होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक और स्फिंक्टर पाया जाता है। ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ने वाला एक और स्फिंक्टर होता है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर। यदि हम इसको यहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँगा, यहीं लिख देता हूँ, इलियोसिकल स्फिंक्टर। क्या है, इलियो मतलब इलियम, ये वाला जो हिस्सा होता है सीकम कहलाता है, इसलिए इलियोसिकल स्फिंक्टर, इलियोसिकल स्फिंक्टर। अब हम बात कर रहे थे लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। ये जो हिस्सा है यहाँ तक का जो छोटा सा हिस्सा है जो कि इलियम से जुड़ा होता है वो कहलाता है सीकम। ठीक है, ये जो पूरा बड़ा हिस्सा है यहाँ तक का वो कहलाता है कोलोन। कोलोन भी जो है 3 होते हैं, जैसे इस तरह से होगी, ये यूं, फिर यूं और फिर यूं। तो इसको बोलते हैं असेंडिंग, इसको ट्रांसवर्स और इसको डिसेंडिंग। फिर उसके बाद तीसरा जो हिस्सा होता है वो कहलाता है रेक्टम। ठीक है, ये जो हिस्सा है लास्ट का, ये जो हिस्सा कहलाता है रेक्टम वाला हिस्सा कहलाता है। ठीक है, यहाँ ये कोई, यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई ये जो है इस तरह की। ये जो लास्ट का हिस्सा है ये रेक्टम कहलाता है। ये जो है एनस, गुदा जो मार्ग है उसके द्वारा खुलता है, ये जो ओपनिंग होती है वो एनस कहलाती है। तो ये तो है हमारी आहार नाल
इसके साथ ही कुछ ग्रंथियां जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर एक लीवर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक पैनक्रियाज जुड़ा हुआ है। ये है लीवर और यहाँ पर है पैनक्रियाज। ठीक है, लीवर के साथ ही एक जो संरचना जुड़ी होती है वो उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। मैं इस तरह से एक थैलीनुमा संरचना होगी जिसको बोलेंगे गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर लीवर से जो सिक्रीट होने वाले एंजाइम्स हैं या बाइल जूस है, बाइल जो है इसमें स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में, और ये जो गॉल ब्लैडर है ये ड्यूडेनम में खुलता है। यहाँ पर पैनक्रियाज है तो पैनक्रियाटिक जो जूस है वो इसके द्वारा, पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा होता ये है कि यहाँ से गॉल ब्लैडर की और यहाँ से पैनक्रियाज की दोनों डक्ट एक साथ अंदर की तरफ एक कॉमन डक्ट में खुलती हैं। आती अलग अलग है लेकिन यहाँ पर आकर एक कॉमन डक्ट में खुलती हैं। तो ये जो है पैनक्रियाटिक डक्ट होती है और ये होती है बाइल डक्ट होती है। ठीक है, दोनों जो है ड्यूडेनम में खुलती है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो इसकी जो है संरचना हो गई। मेरे हिसाब से लगभग मैंने जो है सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। अब इसका जो है एक बार ट्रांसफ़र सेक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने इसका एक ट्रांसफ़र सेक्शन का डायग्राम बनाया है। आहार नाल की यदि बात करते हैं तो आहार नाल में मुख्यतः 4 जो है लेयर पाई जाती हैं। सबसे बाहर की जो लेयर कहलाती है वो कहलाती है सीरोसा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेयर हैं ये जो कहलाती हैं मस्कुलेरिस। बहुत सिंपल 4 लेयर हैं, सीरोसा, मस्कुलेरिस। इसके नीचे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये कहला रहा है सबम्यूकोसा। और नीचे नीचे की जो लेयर है, ठीक है, वो कहलाती है म्यूकोसा। 4 लेयर है। बाहर की जो लेयर है वो सीरोसा, उसके बाद मस्कुलेरिस, उसके बाद सबम्यूकोसा और म्यूकोसा के बाद सबम्यूकोसा के बाद म्यूकोसा। इन सबसे नीचे वाली लेयर है म्यूकोसा। ठीक है, अब सीरोसा जो है एक मेसोडर्मल लाइनिंग रहती है और म्यूकोसा जो है वो एंडोडर्मल लाइनिंग रहेगी, ध्यान रखना है। ये तो है एंडोडर्मल, ये है मेसोडर्मल। मस्कुलेरिस की बात करते हैं तो मस्कुलेरिस में 2 लेयर पाई जाती हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और एक है सर्कुलेटरी मसल। यहाँ मैंने डॉट से दिखाया गया है। जो ये डॉटेड संरचनाएं हैं ये लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि यदि ये आहार नाल है तो इसकी लंबाई में ऐसे खड़ी जो है मसल्स होंगी। उनके संकुचन से जो है आहार नाल की लंबाई छोटी होगी। उनके संकुचन से आहार नाल की लंबाई छोटी होगी। और दूसरी जो है अंदर वाली वह है सर्कुलेटरी मसल, आहार नाल के इस तरह से पाई जाएगी। उसके संकुचन से जो आहार नाल है वो पतली और लंबी होगी, ये ध्यान रखना है। कैसा? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं उनके संकुचन से आहार नाल छोटी और मोटी होगी, जबकि सर्कुलेटरी मसल्स के संकुचन से आहार नाल पतली और लंबी होगी, ये ध्यान रखनी है। उसके बाद सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर है, ये जो है म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। अलग अलग जो सतह है, जैसे स्टोमक है उसमें किसी तरह की कोई माइक्रोविलाई नहीं पाई जाती है, लेकिन यदि हम आंत्र की बात करते हैं, इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो उसमें जो है माइक्रोविलाइज पाई जाती हैं। छोटी छोटी जो है उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जो कि उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा कि जो एब्जॉर्प्शन है वो जल्दी से होगा, जबकि आमाशय में इस तरह की इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उसमें जो है किसी तरह के कोई भी जो है माइक्रोविलाई नहीं पाई जाती है। तो ये जो है इसकी आंतरिक संरचना है, ये आपको समझनी है। अच्छा, एक जो चीज़ है, जब भोजन निगला जाता है तो वो अपने आप नीचे जाता है।
ऐसा नहीं होता कि एक नली खुली हुई है और उसमें ऊपर डाला और डायरेक्ट नीचे चले गया, ऐसा नहीं जाएगा वो क्या होगा, उसके जो एक मूवमेंट होता है उस नली में, ईसोफेगस की नली के अंदर एक मूवमेंट के द्वारा जो है भोजन धीरे धीरे नीचे खिसकता है। इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहां लिख रहा हूं मैं। पेरिस्टाल्टिक का मतलब है क्रमाकुंचन, एक क्रमबद्ध तरीके से सर्कुलेटरी और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं, जिससे क्या है कि एक जगह से धीरे धीरे जो है भोजन नीचे की ओर खिसकता है। इसको बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा जो है ये भोजन आगे की तरफ खिसकता है। तो ये जो है हमारा पूरा का पूरा आहार नाल की जो संरचनाएं हैं। अब कुछ कोशिकाओं की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ माउथ से बात करते हैं। माउथ के अंदर जो है सलाइवा का सिक्रीशन किया जाता है। ये जो सलाइवा है ये सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट की जाता है। सलाइवरी जो ग्लैंड्स हैं वो हमारे अंदर 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक होती है पैरोटिड, दूसरी होती है सबलिंगुअल और तीसरी होती है सब मैक्सिलरी। पैरोटिड जो होगी वो कान के पास होगी, ठीक है, पेयर्स में है, ये सारी पेयर्स में पाई जाएंगी। सबलिंगुअल जो है जीभ के नीचे पाई जाएगी और सब मैक्सिलरी जबड़े के नीचे वाली जगह पर पाई जाएगी। तो तीनों जो है पेयर्स के रूप में पाई जाएगी, सबलिंगुअल जीभ के नीचे, सब मैक्सिलरी जबड़े के नीचे और पैरोटिड जो है कान के पास, ठीक है। इसके द्वारा जो सीक्रेट किया जाता है सलाइवा, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, एक एंजाइम होता है टाइलिन। ये जो टाइलिन एंजाइम है ये क्या करता है, एमाइलेज की तरह व्यवहार करता है और ये स्टार्च को जो है माल्टोज में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ इसमें दूसरी जो चीज पाई जाती है वो होती है लाइसोजाइम। क्या क्या, सलाइवा के अंदर 2 चीजें महत्वपूर्ण मिलेंगी, एक तो टाइलिन एंजाइम जो कि एमाइलेज की तरह व्यवहार करता है और ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। लाइसोजाइम जो है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी कि उस जो हमारे भोजन में जो बैक्टीरिया आए हैं उनको वो मारने का काम करता है। अब बात करते हैं हम स्टोमक की। स्टोमक में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है पेप्टिक सेल। इन पेप्टिक सेल को जाइमोजन सेल भी कहते हैं, इनको ही चीफ सेल भी कहा जाता है। चीफ सेल, CHIEF, चीफ सेल। ये जो है पेप्सिनोजन का स्रावण करती है। ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में मिलेगा, लेकिन ये HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन का निर्माण कर लेता है और ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन में मदद करता है, यानी प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ने का काम करता है। दूसरी जो सेल होती हैं वो कहलाती है ऑक्जेंटिक सेल। ये जो ऑक्जेंटिक सेल हैं ये HCl का सिक्रीशन करती हैं, साथ ही साथ ये इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, ध्यान रखना, ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये ही B12 के अवशोषण में मदद करता है, यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर यदि नहीं बनेगा
तो ये जो है B12 का अवशोषण हमारे स्टोमक में नहीं हो पाएगा। तो ऑक्जेंटिक सेल जो है HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करती है। साथ ही साथ इसमें जो पेप्टिक सेल है या ज़ाइमोसिन सेल है, एक और चीज का सिक्रीशन करती है जिसको बोलते हैं प्रोरेनिन। प्रोरेनिन जो है ये दूध को फाड़ने का काम करता है। ये प्रोरेनिन जो है ये भी इनएक्टिव कंडीशन में पाया जाता है, लेकिन ये HCl की प्रेजेंस में रेनिन का फॉर्मेशन करता है और ये रेनिन जो है दूध को फाड़ता है। जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होता है, उसमें ये अधिकता में पाया जाता है, लेकिन ओल्ड एज के जो आदमी होते हैं, मनुष्य होता है, उसमें ये प्रोरेनिन बनना बंद हो जाता है। तो उस वजह से क्या है कि कई बार उनको डाइजेशन में, दूध के डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से स्टोमक में ये दो कोशिकाएं मिलती हैं। एक और जो है कोशिका पाई जाती है जिसको बोलते हैं जी सेल। इसको बोलते हैं गैस्ट्रिन सेल्स। और ये जो गैस्ट्रिन सेल है, जी सेल है, गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, ये जो गैस्ट्रिक जूस है उसके सिक्रीशन में मदद करता है। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, ये गैस्ट्रिक जूस उसके सिक्रीशन में मदद करती है। तो ये ध्यान रखना, जी सेल जो है गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट करता है और ये जो गैस्ट्रिक जूस है उसको नियंत्रित करता है। इसी तरह से अब इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं जरा। इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूडेनम में, ये जो हिस्सा है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में एक ब्रूनर्स ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड, ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। जेजेनम के अंदर गोबलेट सेल पाई जाती हैं। ये गोबलेट सेल यहां म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। तो ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। जेजेनम में गोबलेट सेल पाई जाती हैं, ये म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। तो ये तो थी सारी की सारी आहार नाल की संरचना, उससे रिलेटेड सेल्स और उसकी आंतरिक संरचना। आगे का जो हमारा वीडियो है या आगे के जो टॉपिक हम लेंगे उसमें जो है ग्लैंड्स के बारे में लेंगे और साथ ही साथ पाचन की जो प्रक्रिया है वो भी हम पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, और एप्रिशिएशन ज़रूरी है, ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।